जय हिंद। देखिए, हम आपको पिछले क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। इस क्लास में हम कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे और ये देखते हैं लोग कि पारा हाथ में चिपकता क्यों नहीं है। मार्कर जो होता है परमानेंट मार्कर कुछ और टेम्प्रोरी मार्कर होते हैं, सब कांच पे लिखना मुश्किल क्यों होता है, ये सब के बारे में इसमें हम लोग कंप्लीट समझते हैं। देखिए, ससंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो एक ही जैसे चीज को आपस में जोड़ के रखता है, यानी समान अणुओं के बीच एक ऐसा फोर्स जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखता है, जो उसे टूटने नहीं देता है बल्कि खींच कर जोड़ के रखता है, उसे हम लोग कहते हैं ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी को अगर गिरा दीजिएगा तो ऐसा हवा की तरह पानी नहीं उड़ जाएगा, आधा पानी इधर आधा उधर। हवा उड़ जाता है लेकिन पानी एक दूसरे को पकड़े रहता है, पानी पानी को पकड़े रहता है, फिर दूध दूध को पकड़े रहता है। जैसे आप देखेंगे ये पेन है, पेन भी तो पूरा यहाँ से वहाँ तक एक दूसरे को पकड़ा है, तभी तो एक इसका स्ट्रक्चर है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। इसी ससंजक बल के कारण, पकड़ने के कारण एक खिंचाव पैदा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन तो बता ही दिए, पृष्ठ तनाव का पूरा कंप्लीट। अब ये जो ससंजक बल होता है, जिसे हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ये सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है, सॉलिड में। इसलिए सॉलिड बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है और गैस में तो नाम बराबर होता है। गैस वाले जो कण होते हैं एक दूसरे को पकड़े ही नहीं रहते हैं सब। तो कोहेसिव का सबसे बड़ा आपको क्या पूछेगा कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका ससंजक बल के कारण। ये ध्यान से समझिएगा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है असंजक बल के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स जो काम करता है वो अलग अलग अणुओं के बीच काम करता है, यानी असंजक, नाम से ही अलग रहा, असंजक मतलब दोनों समान नहीं है, उसमें काम करता है। इस कारण कोई एक चीज दूसरे चीज को पकड़ लेती है, चिपक जाती है उसमें। तो कोई चीज जब एक चीज किसी दूसरे चीज पे चिपकती है या उसकी ओर आकर्षित होती है, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं असंजक बल। असमान अणुओं के बीच लगता है, इसी के कारण कोई भी चीज चिपकती है, याद रखिएगा। जैसे आप कलम से लिखते हैं, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, तो आप लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि कलम की जो स्याही है उसके अंदर कौन सा फोर्स है, असंजक बल उपस्थित है। लेकिन अगर पेपर को भिगा दीजिएगा तो भिगा देंगे या फिर तेल लगा दीजिएगा तो उसका असंजक बल कम हो जाता है, फिर उसमें अच्छा से नहीं चलता है। मार्कर से बोर्ड पर लिख देते हैं, वो किसके वजह से होता है, असंजक बल के कारण। चौक से लिखते हैं, वो भी असंजक बल के कारण। पानी कपड़ा पर चिपक जाता है, पानी फेंकिएगा ना यहाँ पे कपड़ा पे तो भीग जाता है या चिपक जाता है, ये भी किसके कारण है, असंजक बल के कारण होता है। दूध और पानी का मिश्रण, देखिए दूध का एक कण दूध के दूसरे कण को पकड़ा रहता है, ये तो होता है ससंजक बल। पानी का एक कण पानी के दूसरे कण को पकड़ा है, वो क्या है, वो भी है आपका ससंजक बल। लेकिन दूध और पानी को मिला देते हैं तो वो किसके कारण मिल जाते हैं भाई, तो उनके कारण असंजक बल के कारण मिल जाते हैं। जैसे देखिएगा काजल जो लगाया जाता है ना आंख पे, वो क्यों, काजल एक अलग चीज है और आंख एक अलग चीज है, तो दो अलग अलग चीजों के बीच काम करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, असंजक बल। उसी कारण काजल क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर इस काजल लगाई हुई है, चिपक गया है। क्यों चिपका है, क्योंकि काजल में क्या है, असंजक बल है। जितना मजबूती से असंजक बल रहेगा, असंजक बल की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, वो चीज उतने देर तक चिपका रहेगा। तो बहुत बढ़िया से काजल चिपका रहेगा, देख रहे हैं कितना बढ़िया से इसका चिपका हुआ है। लेकमे वगैरह में क्या रहता है, असंजक बल की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है और यही वैल्यू कम रहेगी तो लगाएंगे तो आधा घंटा बाद पोता जाता है। तो दूल्हा को जो काजल लगाया जाता है ना, तो दूल्हा के काजल में असंजक बल कम रहता है, तो बेचारा बारात के समय तैयार होकर जाता है, वहां तक पसर के बह जाता है, तो दूल्हा लगता है जैसे फांसी देने वाला जल्लाद है। लेकिन जो दुल्हन को काजल लगाया जाता है उसका असंजक बल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ब्रांडेड कंपनी का लगाया जाता है, तो उसके असंजक बल में वैल्यू रहता है, तो खूब अच्छा से पकड़े रहता है। बचपन में याद होगा तो हम लोग को तो बचपन में मम्मी कैसे काजल लगाती, थरिया उलाट के पीछे दिया रख देती थी, काजल बन के रेडी हो गया, सवेरे ले कैसे पोत दो, यहाँ पर पूरा बढ़िया से आंख बटोर के एकदम चौड़ा पट्टी से पोत दो, एक बढ़िया से टीका पोत दो कि बबुआ को नजर ना लगे, और नवरातन में तो पूरा पेट उट सब पोत पात दो। तो ये सब जो देसी काजल बना रहे हैं, इसका असंजक बल की वैल्यू कम होती है, तो ये उतना अच्छा से नहीं चिपकते हैं दूसरे चीज में। लेकिन जो कंपनी बनाती है, ब्रांडेड कंपनी, वो असंजक बल का अच्छा खासा ध्यान रखती है। तो लैक्मे ये सब क्या क्या आता है, तो उसमें क्या रहता है, अच्छा वैल्यू रहता है। तो ये भी किस कारण है भैया, असंजक बल के कारण।
आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है? असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं, लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज़्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा इसका, ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका? क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल, इसकी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सब, बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है सब। तो ये क्या क्यों चिपका हुआ है? मोबिल जो लगाई हुई है ये क्यों चिपका है? मोबिल इसीलिए चिपक गया इसके ठोड़ पर, क्योंकि जो मोबिल लगाई है या ये जो ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई है, उसमें असंजक बल की वैल्यू ज़्यादा है। तो कभी भी एक चीज़ दूसरे चीज़ पर चिपकती है तो असंजक बल, आपस में चिपकता है तो ससंजक बल। पानी का बूंद जो है वो आपस में चिपका रहता है, किसके कारण? ससंजक बल के कारण। अब देखेंगे परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर से लिख देंगे तो मिटबे नहीं करता है, क्योंकि उसका असंजक बल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। असंजक बल उसे खींच के रखता है, जल्दी मिटने नहीं देता है। और जो टेम्पोररी मार्कर होता है जिसमें बोर्ड पर लिखा जाता है, उसका जो असंजक बल की वैल्यू है वो कम रहती है, इसलिए एक बार कपड़ा से पोत देंगे तो मिट जाता है। जैसे देखेंगे आप कांच पर लिखने जाइएगा, कांच पर तो नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? कांच पर लिखने जाएंगे ना तो उसमें असंजक बल की वैल्यू घट जाती है, तो उसी को बढ़ाने के लिए HF मिला दिया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कांच पर लिखने के लिए क्या मिला दिया जाता है, तो HF को क्या कहते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो जाता है, तो ये कांच पर लिखने के काम में आता है। आप देखिएगा रेकवच वगैरह की पत्ती पर पानी नहीं रुक पाता है। क्यों नहीं रुकता है? तो भाई रुकने के लिए, चिपकने के लिए किसका जो होना जरूरी है? असंजक बल का होना चाहिए। जैसे भाई सब कांच पे लिख रहे हैं तो इसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF की जरूरत है, याद रखिएगा, ये पिछला NTPC में पूछा हुआ था एग्जाम में। आप देखे होंगे इस तरह, इसको कोई लोग रेकवच कहते हैं, आरवी कहते हैं, कोपल बोलते हैं, पता नहीं क्या, इसका पकौड़ी बनता है, मोड़ मार के खूब बढ़िया से फ्राई करके बनाया जाता है। इस पर पानी के बूंद रखिएगा ना तो ये डगर के चलाता है। बचपन में हम लोग उस पर थूकते थे, लोग थूकेंगे ना, इतना भच दे थूकिएगा इतना ना, तो उस पर डगर के चलाता था। वहाँ पे कितना भयानक थूक दिए, हुमच के खेखार थूक देंगे ना इतना एक कटोरा, तो भी वो नहीं सटेगा, लभड़ा के गोल गोल नीचे चलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो असंजक बल है ना इस पे लगने वाला वो कम है, और ये असंजक बल ही चिपका रहा था, वही कम है, तो चिपकाएगा ही नहीं। तो आप ससंजक बल और असंजक बल समझे। अब हम लोग समझते हैं नौचंद्रक या मेनिस्मस क्या होता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल जाता है कि परख नली में कोई भी चीज कितना ऊपर चढ़ेगा या फिर डाउनफॉल होगा। दो क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक आपसे पानी से रिलेटेड पूछेगा, जल से, और एक पारा से रिलेटेड पूछेगा। पारा को पारद भी कहा जाता है, ये चांदी की तरह दिखता है, इसलिए इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पानी जो होता है इसके अंदर असंजक बल ज्यादा है, यानी ये दूसरे चीज को चिपकाएगा, और पारा जो होता है मरकरी, उसके अंदर ससंजक बल ज्यादा है, यानी ये दूसरे को नहीं चिपकाएगा, अपने को समेट के रखेगा। तो खुद को समेट के रखने वाले बल को ससंजक बल इसमें ज्यादा होता है, और दूसरे में चिपकने वाले बल को असंजक बल इसमें ये ज्यादा होता है। तो पानी की टेंडेंसी होती है दूसरे से ज्यादा चिपकता है, और मरकरी की टेंडेंसी होती है दूसरे से नहीं, अपनी को सिकुड़ के रखता है। इसी वजह से जब कभी सतह पर पानी गिर जाता है ना, तो देखिए पानी के अंदर का जो ससंजक बल है, जो खुद को समेट के रख रहा है, वो तो खुद को पकड़े हुए है, लेकिन पानी जो है वो इस फ्लोर की ओर भी देखिए गतिशील हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर असंजक बल की वैल्यू ज्यादा है, ये इस सतह की ओर भी जा रहा है, जिस वजह से ये एक चंद्राकार शेप का इसे लेते जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर वही मरकरी में देखिएगा, पारा में, तो पारा के अंदर ससंजक बल ज्यादा है, असंजक बल की वैल्यू कम है, यानी ये दूसरे में नहीं चिपकेगा, खुद में चिपकेगा। तो इसे खुद में चिपकने के लिए खुद को समेटेगा, जिस वजह से समेटने से ये गोल शेप ले लेता है, हल्का लगभग गोल ले लेता है, पानी की तरफ पसरता नहीं है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मान लीजिए कि कोई टब से किसी टब में हम किसी ट्यूब को डालते हैं। अब आपको पता है अगर ये जल रहेगा, इसमें पानी है अगर इसमें, तो पानी किस तरह से बिहेव करेगा, यहाँ पर आएगा, और पानी क्या है, उसके अंदर असंजक बल है, यानी दूसरे को चिपकाएगा। तो ये सोचेगा कि हम इसको चिपकाएं तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, थोड़ा सा इधर से भी जाएगा, ये हल्का सा इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो बाहर से ये क्या हो जाता है, चढ़ जाता है इसके ऊपर। तो याद रखिएगा, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, इसे फिगर दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें क्या है। तो इसमें क्या है भैया, जल। कैसे पता चला? क्योंकि जल में असंजक बल है, ये इस पर सटने के लिए ऊपर चढ़ गया है। अब पारा का कैसे पता चलेगा? तो देखिए भैया, पारा जो है यहाँ तक तो ठीक है, आपस में सटे हुए हैं सब। जैसे पारा इस
कांच के पास पहुंचेगा, इस टेस्ट ट्यूब के पास पहुंचेगा, उसमें वो सटना नहीं चाहेगा, वापस भागना चाहेगा। वापस भागने के लिए धंस जाएगा नीचे की ओर। तो जैसे नीचे धंस जाएगा तो समझ जाइएगा ये क्या है भैया, पारा है। पारद भी बोलते हैं पारा को। ये समझ में आ गया कि नहीं? वो धंसा क्यों और ये ऊपर क्यों उठा? और आप लोग पढ़ के क्या जाते हैं, अंदरवा का डिजाइन में अंदर कैसे होगा, उत्तल की अवतल, कनकेव की कन्वेक्स। अब बाहर वाला पूछ देगा तो दांत चियर के चलेंगे, ये बड़ी टफ क्वेश्चन था। अरे भैया टफ कौन सी था, आप एक साइड से क्यों पढ़ेंगे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कांच जो होता है, सॉरी पारा जो होता है अपनी ओर भागता है, अब पानी दूसरे को चिपकाना चाहता है, इसलिए पानी जो है किसी भी चीज़ को भिगो देता है, क्योंकि उसमें जाकर सट जाता है। दीवार पे फेंकिएगा आराम से सट जाएगा, कपड़ा पे फेंकिएगा भीग जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझिए थोड़ा सा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, यहाँ आप थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें अगर ध्यान देंगे तो हम पानी का जो डिजाइन लिए हैं वो इस ट्यूब के बाहर का डिजाइन लिए हैं, ठीक है, और पारे का भी जो डिजाइन लिए हैं वो ट्यूब के बाहर का डिजाइन लिए हैं। अगर एग्जाम में ट्यूब के अंदर का डिजाइन पूछ दिया तब क्या होगा? तो ये जरा देखिए, हम आपसे पूछते हैं बताइए तो इसमें कौन से ये वाले, ये सपोज कि ये लिक्विड है, ये कौन सा लिक्विड है बताइए फटाफट, ये पानी होगा या पारा होगा? अब सिंपली समझिए भाई, आप इसको देख के क्या लग रहा है, पानी का तो मेन लेवल यहीं तक है, लेकिन ससुरा उधर गया है तो हचाक से चढ़ गया है। काहे चढ़ा है? भिगाने के लिए चढ़ गया है। भिगाने के लिए चढ़ा है मतलब ये भिगाना चाह रहा है इसको। तो इस बताइए है क्या ये, कंफर्म बताइए? तो ये है जल, क्योंकि भिगाने के लिए चढ़ा है इसलिए है जल। अब जब जल है, चढ़ा क्यों है तो जल, चढ़ा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर असंजक ज़्यादा है, तो असंजक बल इसका ज़्यादा है, जल है। इसमें थोड़ा देखिए, इसका मेन लेवल यहाँ तक है, लेकिन ये जब उस दीवार तक पहुँचा है तो इसको वो पसंद नहीं आया, तो अपनी ओर भागना चाह रहा था। ये नीचे नहीं धंस रहा था, अगर इसकी मेन टेंडेंसी देखिएगा तो ये अपनी ओर भागना चाह रहा था, अपनी ओर भागना चाह रहा है, यानी इसके अंदर असंजक बल नहीं है, ससंजक है, यानी अपनी ओर खींच रहा है। तो ये क्या है? पारा है। तो ये पारा है। तो फिगर देख के समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हम समझते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं। देखिए, जिसे हम लोग स्पर्श कोण कहा जाता है। स्पर्श कोण स्पर्श रेखा से नापा जाता है। देखिए पहले ध्यान से समझिए, नौचंद्रक यानी मेनिस्कस क्या होता है? ये जो धंसा हुआ डिजाइन देख रहे हैं और इसे उठा हुआ डिजाइन देख रहे हैं, इसी को हम लोग नौचंद्रक या मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस एक डिजाइन है, जैसे ये धंसा हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं अवतल यानी कनकेव धंसा हुआ है, जबकि इसका डिजाइन उठा हुआ है तो इसे कहते हैं हम लोग कन्वेक्स यानी उत्तल, और ये कनकेव यानी अवतल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? कनकेव। कनकेव हो गया, ये क्या हो गया भैया? कन्वेक्स। कन्वेक्स हो गया। हालांकि आपको एप्लीकेशन में आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो वहाँ पे हम आपको PDF वगैरह सब प्रोवाइड किए हुए हैं। अब बताइए इसमें एंगल कैसे निकाला जाता है? तो एंगल निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान देने दीजिएगा भाई। एंगल कभी भी निकालिएगा तो एंगल जो निकाला जाता है वो इस नौचंद्रक पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है। स्पर्श रेखा जो इसे टच करके जाए, तो यहाँ से एक रेखा खींचते जो इसे टच करके जाएगी, तो यही ना हो गई स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और इसके दीवार के बीच का कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसमें स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे? इसमें अंदर से थोड़ी खींचाएगा, अंदर से खींचेंगे तो फाड़ देगा, तो इस पे स्पर्श रेखा ऐसे खींचाएगा और ये एंगल हो गया। तो ये एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया। तो एंगल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कभी भी कॉन्टेक्ट एंगल को निकाला जाता है तो कहाँ से निकाला जाता है? तो कहाँ से निकालेगा भाई? जो मेनिस्कस बन रहा है यानी जो नौचंद्रक बन रहा है उसके टेंजेंशियल निकाला जाता है, उसके स्पर्श रेखा के दिशा में निकाला जाता है हमेशा भी। और इसी आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऊपर बढ़ेगा या नीचे बढ़ेगा। कैसे पता चल जाता है भाई? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए हम दोनों में अलग अलग बता देते हैं। पानी है, ये पानी का जो नौचंद्रक होता है वो हमेशा इस तरह का दिखता है। क्यों इस तरह का दिखेगा भैया? अब आप तो इतना तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि पानी जो होता है उसमें असंजक बल ज़्यादा है और वो कांच को भिगाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है। तो ये ऐसे ऊपर चढ़ गया है, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? जबकि पारा जो होता है वो खुद अपने आप में समेट के रहना चाहता है, इसलिए वो इस तरह से ढक जाता है। इतना तो बता ही दिए हैं। जब इसको नापा गया एंगल को, अब हम तो यहाँ आपको प्रैक्टिकली नाप नहीं सकते, उसको नापने के लिए लैब में जाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो पता चला है कि भैया इसका जो पानी का जो एंगल होता है वो 8 डिग्री से लेकर लगभग 18 डिग्री के बीच में होता है, अगर वो गंदा पानी है तब, मतलब उसमें अशुद्धि है। और जो पारा का जो एंगल होता है वो पारा का एंगल 130 डिग्री होता है। अगर आप देखेंगे तो पानी का एंगल कम बना है, जब भी इस तरह से रहेगा तो एंगल क्या करेगा? कम बनेगा।
और इस शेप में रहेगा तो एंगल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ये तो पहले ही बता दिया आपको। अब जरा ध्यान से समझिए, जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी मतलब किसी नली में किसी द्रव का ऊपर चढ़ना, एक केशिकत्व कहते हैं। इसको आगे समझाएंगे केशिकत्व क्या होता है। तो केशिकत्व जैसे बीपी नापने वाला जो डॉक्टर होता है, देखते हैं उसमें पारा चढ़ते रहता है, या बुखार नापते हैं इसे देख के पारा में, तो डॉक्टर देखता है ना, क्योंकि वो जो पारा होता है मरकरी वो ऊपर चढ़ जा रहा है। इस ऊपर चढ़ने की घटना को हम लोग कैपिलरी कहते हैं या केशिकत्व कहते हैं। ये केशिकत्व में कितना ऊपर चढ़ेगा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जिसका जो होता है H बराबर 2t cos थीटा बाई आर डी जी। टी क्या है भैया यहाँ पे, तो सरफेस टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, आर इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, डी घनत्व और जी 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ आप एक बात बताइए, यहाँ आपका जो ऊंचाई है वो इस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। देखिए तो ऊंचाई थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और थीटा किसके साथ है, कॉस थीटा के साथ है। आप पढ़े हैं कि कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। कॉस थीटा ये ना होता है। कॉस थीटा को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कॉस 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। कॉस 90 डिग्री पर थीटा 0 हो जाता है, यानी अगर 90 डिग्री से पहले है तो कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, और 90 डिग्री पे तो 0 है, और 90 डिग्री से आगे जाइएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू घटने लगता है, निगेटिव होने लगता है। यानी 90 डिग्री को आप अगर थ्रेशोल्ड मानते हैं और कॉस थीटा को लेते हैं तो 90 डिग्री से पहले हैं तो भाई वैल्यू बढ़ेगी, जैसे 90 से नीचे आएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती रहती है, और 90 से ज़्यादा जाएंगे तो फिर निगेटिव होने लगता है कॉस थीटा। तो वो वैसे ही अब देखिए यहाँ पर एंगल से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर थीटा 90 से कम है तो कंफर्म 90 से कम है तो कॉस थीटा 90 से कम रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा रहेगी। तो जब 90 से कम है तो एच की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो जब भी कभी थीटा न्यून कोण बनाएगा तो ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मेन सतह से इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वह वस्तु को भिगो देता है। ऐसा द्रव क्या करेगा, इसके दीवालों को भिगो देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये क्यों बढ़ गई तो आप यहाँ फार्मूला से याद रखिएगा, वरना लड़का सब याद रखता है कि अरे 90 से कम रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा, एग्जाम में जाके भुला जाता है कि भैया कम रहेगा तो ऊपर क्यों चढ़ेगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, H बराबर 2t cos थीटा बाई आर डी जी। तो ये थीटा की वैल्यू 90 से जितना कम रहेगा cos थीटा की वैल्यू उतने ज़्यादा हो जाएगी और हाइट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका उल्टा जरा सोचिए तो, इसका उल्टा क्या होगा कि अगर पारा के सेंस में, पारा का तो आप देखिए ना, पारा का तो ज़्यादा रहता है, पारा का एंगल देख रहे हैं कितना ज़्यादा है, ये एंगल ज़्यादा है। तो पारा के सेंस में जब एंगल ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ थीटा 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और कॉस 90 पे 0 हो गया, और 90 से ज़्यादा जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव आने लगती है। तो कॉस जब भी 90 से ज़्यादा रहेगा तो नेट हाइट जो है, इस पर चढ़ने की ऊँचाई जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और ऐसा द्रव जिसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, यानी अधिक कोण है, तो वो ऊंचाई पे नहीं जाएगा, मेन ऊंचाई से नीचे ही रह जाएगा। तो पारा जो होता है ना, सतह से थोड़ा सा नीचे ही रह जाता है, और ऐसी वस्तु दूसरे को भिगाती नहीं है, इसलिए पारा कभी भी कांच को भिगाता नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि थर्मामीटर में हम पारा का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। वहाँ लिखा रहता है कि ताप बढ़ने से या ऊपर की ओर बढ़ता है, इसीलिए ना थर्मामीटर में उसका प्रयोग करते हैं कि हमारा टेम्परेचर है तो बढ़ के बता दे। जबकि ऑप्शन ए लड़का मार देता है, उस पर लिखा रहता है कि पारा कांच की दीवारों को भिगाता नहीं है या सटता नहीं है। तो भैया सट रहा है या नहीं सट रहा है, इससे हमको बुखार से क्या मतलब है। हमारा बुखार नापने के लिए प्रयोग होता है थर्मामीटर, अब उसे जुड़ा सटे चाहे मत सटे, हमारा बुखार नाप दिया तो ठीक, नहीं नापा तो गलत। तो थर्मामीटर में पारा का प्रयोग इसलिए कहते हैं कि तापमान लेने से वह शीघ्रता से ऊपर बढ़ने लगता है, बहुत आसानी से बढ़ने लगता है। हालांकि पानी भी गर्म करेंगे तो बढ़ता है, लेकिन उतना जल्दी उतना आराम से बढ़ता नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो पारा की हाइट क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, और पानी की हाइट ज्यादा रह जाएगी। एंगल समझ में आ गया आपको, एंगल 90, अगर यहीं साइन थीटा रहता तो फिर उल्टा हो जाता, लेकिन फॉर्मूला में ही कॉस थीटा आता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। H बराबर 2t cos थीटा बाई आर डी जी। थीटा 90 से कम तो हाइट को बढ़ा देगा, वस्तु को भिगा देगा। थीटा जो है 90 से ज़्यादा तो हाइट को गिरा देगा, वस्तु को नहीं भिगा पाएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, ये वाली नली में पारा है, देख रहे हैं, इस टाइप का एंगल बना रहा है, और इस नली में पानी है, सेम वॉल्यूम है दोनों का, दोनों की हाइट वगैरह सब कुछ सेम है नली वगैरह की। लेकिन देखिए ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो नेट वैल्यू देखिए, नेट तो ये यहीं तक था और नेट तो ये भी यहीं तक था, ये तो साइड में ना जाके धंस गया और ये साइड में जाके ना उठ गया। तो ये मेनिस्कस का मेन रीजन हो जाता है, जो नौचंद्रक कहते हैं। नौचंद्रक समझ में आ गया क्या आपको। यहाँ भी देखिए, ये क्या चीज़ है, अब आप बताइए, ये पानी हो सकता है या पारा हो सकता है।
डिजाइन देख के बता दीजिए। तो भैया यहाँ तो पहली बात ध्यान से देखिए, ये क्या चीज़ है, तो पहले इसमें बताइए, इसमें ससंजक बल ज़्यादा है कि असंजक? देखिए ससंजक ज़्यादा है, इसी वजह से ये खुद को पकड़ के रखे है, इसमें नहीं सट रहा है सब, ये जमीन में ज़्यादा अच्छा से नहीं सटा है, तो इसका क्या चीज़ ज़्यादा है? ससंजक ज़्यादा है। ये क्या चीज़ है भैया? तो पारा है। और यही देखिए पानी को देखिए इतना दूर तक फैल गया है, यानी जितना जमीन मिलेगा ना, तो इसमें क्या चीज़ ज़्यादा है? असंजक। असंजक मतलब क्या होता है? दूसरे को पकड़ने वाला, जमीन को पकड़ के पसरने लगेगा। पारा को देखेंगे तो एक के जगह घुचरिया के रहेगा इसे, और वही पानी देखेंगे ना तो चारों ओर इधर उधर क्या होने लगता है? फैलने लगता है। तो ये ससंजक और असंजक में आप अंतर समझ में आ गया आपको। एंगल ऑफ जो कांटेक्ट होता है वो हमेशा स्पर्श रेखा पे निकाला जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि भैया ये कहाँ निकाला जाएगा? स्पर्श रेखा पर निकाला जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये ज़्यादा पूछता है आपका कि अगर 90 डिग्री से कम है तो ऊंचाई ज़्यादा या कम, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ से ध्यान से समझिएगा, थीटा की वैल्यू 90 से कम तो वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस वजह से हाइट को बढ़ा देता है। नौचंद्रक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए पारा का नौचंद्रक कैसे होता है? उत्तल, मतलब उठा हुआ। उत्तल को हम लोग क्या कहते हैं भाई? कन्वेक्स। तो ये हो गया कन्वेक्स। और जल का नौचंद्रक कैसा होता है? अवतल, धसा हुआ होता है, अवतल। इसको क्या कहते हैं? कनकेव। कनकेव, ये कनकेव हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? मैं आगे आपको एप्लीकेशन पे इसका इसे PDF वगैरह अवेलेबल है। कल से एप्लीकेशन पे NTPC रेलवे के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। आप सब लोगों ने इनरोलमेंट कर लिया है, अब कल आज भर टाइम है, आप कर लीजिए, वरना कल से फीस को क्या किया जाएगा? इंक्रीज कर दिया जाएगा। हम आपको बताए भी थे, आपको कल इसका क्लास, आपका रेलवे NTPC का क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।